प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए करेंगे देश को संबोधित। 66वें एपिसोड का सुबह 11 बजे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के सभी चैनलों से होगा प्रसारण। राजस्थान के बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में टिड्डियों का खतरा। दिल्ली के 3 जिले हाई अलर्ट पर। दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। हरियाणा में कीटनाशकों के छिड़काव से करीब 35% टिड्डियों का हुआ खात्मा। असम के 21 जिलों में 4.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित। 18 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड महामारी पर मंत्री समूह की हुई 17वीं बैठक। बीमारी की ताजा स्थिति, कार्रवाई और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य दल ने किया महाराष्ट्र का दौरा। भारत में कोविड-19 की रिकवरी रेट बढ़कर हुई 58%। 1,97,000 सक्रिय मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया कोविड मरीजों के लिए क्लिनिकल मैनेजमेंट में संशोधन। डेक्सामेथासोन स्टेरॉयड को मिली इलाज के लिए मंजूरी। दुनिया भर में करीब 1 करोड़ पहुंची कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या। 50 लाख से अधिक रिकवर। 4,97,000 से अधिक की मौत। अमेरिका में 25 लाख से ज्यादा संक्रमित। ताजा हालात से निपटने के लिए 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जुटाई गई राशि। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता से संवाद करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम का 66वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसे लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के बाद ऑल इंडिया रेडियो इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे शाम 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। मई महीने में राजस्थान समेत कई राज्यों में किसानों के लिए मुसीबत बना टिड्डियों का दल एक बार फिर से वापस आ गया है और एनसीआर के कई इलाकों में देखा गया। टिड्डियों की आहट के बाद से हरियाणा और दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है और उनको भगाने और मारने के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए टिड्डियां कौतूहल का विषय बनी हुई हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर समेत आसपास के गांव के लोगों ने जब इन टिड्डियों के दल को अपने इलाकों में देखा तो लोग भौचक्के रह गए और इन टिड्डियों को भगाने की हर संभव कोशिश करने लगे। बड़ी संख्या में लोग थालियां बजाते दिखे तो तेज धुन के साथ गाने बजाते दिखे ताकि टिड्डियां उनके इलाके से चली जाएं। हमारी ये टिड्डियां चौथी बार आई है और टिड्डियों ने बहुत सारा नुकसान किया है। हमारा पशु चारा चौपट हो गया, पेड़ों की लूंग पत्तियां खत्म हो गई, अर्थात जो मूंगफलियां बोई गई थी, मूंगफलियों की पत्तियां समाप्त हो गई। हरियाणा के कृषि मंत्री ने शुक्रवार को ही महेंद्रगढ़ और आसपास के उस इलाके का दौरा किया और टिड्डियों से प्रभावित इलाके में दवाई छिड़कवाने का काम अपनी निगरानी में करवाया, जिसकी वजह से करीब 35% टिड्डियां मर गईं, लेकिन बाकी बची टिड्डियां शनिवार सुबह गुरुग्राम पहुंच गईं। इधर दिल्ली की सीमा पर पहुंची टिड्डियों की आहट से दिल्ली सरकार भी सतर्क हो गई और आपातकाल बैठकों का दौर शुरू हो गया और संभावित इलाकों में अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। शुरू से विशेषज्ञ इसके साथ फॉलो करते हुए आए हुए थे। जो भारत सरकार के टिड्डी रोकने वाला विभाग है उसके अधिकारी थे। उन्होंने बताया कि इसमें संख्या इनकी कोई 20 से 25 करोड़ के आसपास होगी और हमने पूरी तैयारी की। हमारे डिप्टी कमिश्नर पूरी रात वहाँ पर रहे और अधिकारी जो 7 डिप्टी कमिश्नर रहते हैं तो जिला के पूरे अधिकारी भी रहते हैं। सर्च लाइट का हमने इंतजाम करवाया, 15 फायर ब्रिगेड मंगवाए और पूरी रात जो पेड़ों पे जितनी भी टिड्डियां बैठी थी उनको काफ़ी लगभग 1/3 टिड्डियों को मारने में हम सफल हुए। झज्जर से हमें उम्मीद थी कि ये जाएगा, रोहतक होते हुए पानीपत होके यूपी में जाएगा, लेकिन हवा का रुख पलटने से ये गुड़गांव की तरफ होके दिल्ली होके अब ये यूपी में जाएगा। आगे हमारे अधिकारियों ने सब जगह एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई आप जो सावधान हो जाइए। टिड्डियों का बड़ा दल
जो धीरे धीरे पलवल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी टुकड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला भाटी की तरफ जो है इंटर की है। हमारे वहाँ पर वन विभाग का पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं। जिस समय टिड्डियों का दल गुरुग्राम से गुजर रहा था तो हजारों लोगों ने उनका वीडियो बनाया जो दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा। गौरतलब है कि बीते मई महीने में देश में टिड्डियों के झुंड ने पहले राजस्थान में हमला किया था और उसके बाद पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फसलों को नुकसान पहुंचाया था। ये एक दिन में करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। एक टिड्डी अपने वजन से ज्यादा अनाज एक दिन में खा सकती है और करीब 1 वर्ग किलोमीटर में फैले टिड्डियों के दल में करीब 4 करोड़ टिड्डियां होती हैं जो 35,000 लोगों का खाना एक दिन में चट कर सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मरुस्थल टिड्डी की बढ़ती संख्या के पीछे जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है और साथ ही मिट्टी की नमी और खाने की उपलब्धता इनके पनपने की बड़ी वजह होती है। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि देश में टिड्डी दल के प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार राज्यों के साथ तालमेल कर समन्वित प्रयास कर रही है। इसके लिए इंग्लैंड से मशीन मंगवाने के अलावा ड्रोन तैयार कर टिड्डियों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। इस विषय पर संजय अग्रवाल से विस्तार से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश यादव ने। अफगानिस्तान के रास्ते सीमा पार पाकिस्तान से भारत में आए टिड्डियों के दल ने देश में कई जगह अपना आतंक बचा रखा है। टिड्डियों के नियंत्रण के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। कीटनाशकों का छिड़काव करने के अलावा विदेशों से मशीनें भी मंगवाई गई है। क्या है टिड्डी नियंत्रण की भारत सरकार की पहल, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता सचिव संजय अग्रवाल जी। अब तक किस तरह के प्रयास किए जा चुके हैं? इस बार लोकस्ट की संभावना काफ़ी ज़्यादा वृद्धि थी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना थी। कई सालों बाद लास्ट ईयर लोकस्ट आया था और करीब 4 लाख हेक्टेयर में कंट्रोल किया गया था। इस बार काफ़ी बढ़ के आएगा, तो उसकी तैयारी पहले से ही भारत सरकार ने स्टार्ट कर दी थी। पिछली बार ग्राउंड कंट्रोल टीम हमारे पास 35 थी। एक ग्राउंड कंट्रोल टीम करीब 2000 हेक्टेयर को एक बार में कवर कर देती है। तो समय रहते भारत सरकार ने जनवरी से टीम बढ़ाने का प्रयास कर दिया था। आज 60 टीमें हो गई हैं और जुलाई में 45 टीम और ऐड होकर 105 टीम हो जाएंगी। इंग्लैंड से 15 अल्वा मास्ट बी 4 मशीनें भी मंगवाई गई हैं। इस तरह भारत सरकार पूरी सजग है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कई जगह इसका प्रकोप है। 15 एडिशनल मशीन आ गई और करीब और मशीनें आने वाली हैं। करीब 45 मशीनें और 11 जुलाई से पहले आ जाएंगी। और मुझे बताते बहुत खुशी भी है कि आजकल मेक इन इंडिया का माननीय प्रधानमंत्री का सपना था, इस मशीन को वहाँ से लेके आए। तो काफ़ी लोगों ने चैलेंज लिया और चैलेंज लेके एक कंपनी ने उसकी मशीन का ट्रायल किया और ट्रायल सक्सेसफुल हो गया। अब वो कमर्शियल उत्पादन में जा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया का एक ही सप्लायर है, देश में एक सप्लायर इसका आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी तारीफ की कि भारत का जो समन्वित प्रयास रहा टिड्डी को नियंत्रण के लिए वैश्विक स्तर पर एक सराहनीय प्रयास है। अल्टीमेटली कंट्रोल ऑपरेशन के मारने की व्यवस्था होती है। जो लास्ट ईयर यहाँ पे कंट्रोल ऑपरेशन किया गया था, इनफैक्ट एफएओ ने कहा था कि इतना इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म यूपी का, इंडिया का नहीं होता तो काफ़ी बांग्लादेश तक काफ़ी आगे पहुँच सकती थी। दूसरा, ड्रोन का पहली बार उपयोग किया पूरी दुनिया में, इसलिए एफएओ ने उसका अप्रिशिएट करते हुए कहा है कि इसकी स्टडी करके इसका लाभ मिलेगा। तो केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता सचिव संजय अग्रवाल, जिनका मानना है कि टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार न केवल लगातार काम कर रही है, बल्कि केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण दल के 200 से भी अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकार के साथ समन्वय और सहयोग स्थापित कर जमीनी स्तर पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए अन्य जरूरी कार्य कर रहे हैं, ताकि इन टिड्डियों का जमीनी स्तर पर समूल रूप से नष्ट किया जा सके। मेरे सौ की कैमरामैन आलोक के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर में टिड्डी दल को लेकर क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारी संवाददाता मेघना देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, गुड मॉर्निंग। किस तरह से हमने कल देखा कि पूरा दिन सोशल मीडिया पर टिड्डियों के वीडियोस वायरल होते रहे और ये खतरा बताया जाता रहा कि हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर की तरफ ये बढ़ रहे हैं, यहाँ पर खतरा हो सकता है। फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? देखिए टिड्डी, जिस तरीके से आपने बताया कि जब बेसिकली जब गुरुग्राम में जो साइबर हब के आसपास जब स्पॉट किया
किए गए थे। एक तरीके की छटा एकदम पूरे तरीके से जो टिड्डी दल ने एक पूरा अम्ब्रेला फॉर्म कर रखा था, जिसके वीडियोज काफी लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किए थे। और हरियाणा पहले से ही हाई अलर्ट जोन में है और दिल्ली में भी पहले से ही अंदेशित था कि जो टिड्डी दल का हमला है वो हो सकता है। तो लोकस्ट अटैक पहले से ही इसको अंदेशा इसका लगाया जा चुका था। और बॉर्डर एरिया जिसे कहते हैं जसोला घाटी की तरफ का जो एरिया है वहाँ पे कई जगह पे स्पॉट भी किए गए, छोटे स्पॉट किए गए, लेकिन टिड्डी दल को स्पॉट किया गया उन जगहों पर। और कई जो हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग है वो हुआ, डीएम, एसडीएम, एमसीडी ये सभी के साथ एक मीटिंग हुई है। साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है। वहाँ के डीएम, एसडीएम को भी प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए पहले से ही कहा गया है। सबसे अहम यहाँ पर यह है कि पेस्टिसाइड्स की पूरी तरीके से आपूर्ति होना बेहद जरूरी है। मैलाथोइन है, क्लोरोपाइरीफॉस है, ये सब तरीके के जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स है जो बेसिकली पेस्ट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन पेस्टिसाइड्स की आपूर्ति होना बेहद जरूरी है। और उसके साथ ही जो इक्विपमेंट्स की बात, जैसे कि हमने बताया कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो बेशक बेहद इंपॉर्टेंट है। जो स्प्रेयर्स होते हैं, एयर स्प्रेयर्स हो या व्हीकल माउंटेड स्प्रेयर्स हो, जो ट्रैक्टर के स्प्रेयर्स हो, और उसके साथ ही फार्मर्स को भी, किसानों को भी कहा गया है कि वो अपने जो पंप्स हैं और स्प्रेयर्स हैं उनको तैयार रखें, क्योंकि हो सकता है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको मुहैया कराए जाए और उनको इस तरह की प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर के तहत ये ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपने जो इलाके हैं, जो अपने फार्म है, उसमें इसका छिड़काव कर सके। जिधर यहाँ पे दिल्ली में जो यमुना फूड प्लेन्स है, नजफगढ़ या नरेला की तरफ जो छोटे छोटे फार्म्स हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसके साथ ही हॉर्टिकल्चर भी होता है, वो एक तरीके का सॉफ्ट स्पॉट बन सकते हैं। तो वहां पर टिड्डी दल के होने का खतरा है, अगर टिड्डी दल अगर दिल्ली में इसका खतरा मंडराता है तो। और चूंकि हम ये जानते हैं कि ना केवल फसलों पे इसका असर होता है, बल्कि इसके साथ ही जो हम एनवायरमेंट में रहते हैं वहां पे जो कोएग्जिस्टिंग प्लांटेशन है, जो हैबिटेट के साथ जो प्लांटेशन उस पर भी टिड्डी दल का खतरा बेशक रहता है। तो लोगों को कहा गया है, एडवाइजरीज इशू की गई हैं और ये भी कहा गया है कि अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें और जो अपने प्लांट्स हैं उसको प्लास्टिक शीट से कवर करके रखें या अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करें। और सबसे ज्यादा जो क्लैंगिंग आवाज है, जोर से बर्तन बजने की आवाज हो, डीजे या म्यूजिक बजने की आवाज हो, उसको रखें ताकि जो टिड्डी दल है वो डिस्ट्रैक्ट हो सके। इसके साथ ही तेजेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मॉर्निंग में तकरीबन जैसे हमने बताया कि 150 किलोमीटर एक जो इमेच्योर टिड्डी है वो जा सकता है। तो इसके साथ ही जब रात को सनडाउन होने के बाद जो टिड्डी दल है वो आराम करता है और उस समय सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है एयर स्प्रेइंग करना और पेस्टिसाइड का, जिससे कि काफी ज्यादा मात्रा में, जो कारगर भी साबित हो चुका है, वो काफी ज्यादा मात्रा में उसको स्प्रे करना ताकि ज्यादा से ज्यादा टिड्डी जो है वो, लोकस्ट जो है वो एक्सटर्मिनेट हो सके। तो ये बेशक एक बहुत ही कारगर तरीका है। जब रात होती है उस समय जब टिड्डी आराम कर रहे होते हैं, रूफटॉप्स हो, प्लांट्स हो या जो भी सतह है जहां पर उनको जगह मिलती है आराम करने की, उस जगह पर अगर स्प्रेइंग की जाए, उनका जो दल जहां पर इकट्ठा है वहां पर स्प्रेइंग की जाए तो बेशक ये कारगर साबित होता है। और जिस तरीके की विंड वेलोसिटी और जिस तरीके का विंड डायरेक्शन देखा जा रहा है, उससे यह लग रहा है कि पलवल की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ और ऐसे ही कुछ इलाकों की तरफ, इन कुछ जिलों की तरफ जो टिड्डी दल है उसके कुछ टुकड़े देखी जा रही हैं। तो ये जो एक प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर है इसको बेशक सही तरीके से लिया जा रहा है। ड्रोन हो या फायर टेंडर्स हो, इन सबको डिप्लॉय किया जा रहा है। और उसके साथ ही जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है और जो कंट्रोल रूम्स स्थापित की गई हैं, उन कंट्रोल रूम्स के जरिए भी ये देखा जा रहा है कि किस जगह पे स्प्रेइंग होना है और किस तरीके का डायरेक्शन जो है वो टिड्डी दल ले रहा है। जी मेघना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे रुख करेंगे। असम में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण असम के 21 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या शनिवार को बढ़कर 4,62,777 हो गई और गोलपारा जिले में 2 और लोगों की जान चली गई। असम में बाढ़ से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। धेमाजी में सबसे ज्यादा करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। धेमाजी, लखीमपुर, कामरूप, उदलगुरी, दारंग और बक्सा सहित असम के 21 जिलों के कुल 1,289 गांव प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए 132 राहत शिविर स्थापित किए हैं, जिनमें बाढ़ से प्रभावित 19,496 लोग रह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 37,313.14 हेक्टेयर फसल क्षेत्र में बाढ़ आई है। और इस पर और बात करने के लिए मृदु स्मिता गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मृदु, इस वक्त क्या ताज़ा हालात हैं असम में बाढ़ को लेकर और आने वाले 24 घंटों में अगले कुछ दिनों तक किस तरह की संभावना जताई जा रही है?
मृदुस्मिता, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो ये जानना चाहेंगे कि असम में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। बाढ़ को लेकर पिछले काफी दिनों से वहां भारी बारिश हो रही है और किस तरह की मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों या अगले कुछ दिनों के लिए किस तरह की चेतावनी दी है? जी जी तेजेंद्र, क्योंकि बारिश अभी भी जारी है यहाँ पे, और जो मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि हेवी रेनफॉल होगा असम में, तो पिछले कुछ दिनों से बारिश अभी भी है और इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा बाढ़ हो रही है यहाँ पे। और जो 21 जिलों में ये बाढ़ की स्थिति है काफी गंभीर है। पिछले 24 घंटों में काफी लोगों को इवैक्यूएट किया है जगहों से, और स्पेशली जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां से भी जो एनिमल्स है वो रेस्क्यू किए गए हैं, क्योंकि वहां पे भी कंप्लीट एरिया फ्लड के अंदर है। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो लोग पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स हो, लोगों हो, सबको अपने अपनी सुरक्षित जगहों में लेके आ सके। स्पेशली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो डेंजर लेवल मार्क से ऊपर जा रहा है, और कामरूप मेट्रो, इनफैक्ट गुवाहाटी जो सिटी है वहां पे भी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो डेंजर लेवल के ऊपर से ही जा रहा है। तो परिस्थिति काफी गंभीर है, और लैंडस्लाइड भी जगह में काफी ज्यादा हो रहा है। स्पेशली 3 डिस्ट्रिक्ट है, कामरूप मेट्रो, दिमा हसाओ और कामरूप रूरल, जहाँ पे लैंडस्लाइड के काफी सारे इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए हैं। इनफैक्ट कल ही जो राजभवन है, गवर्नर हाउस रेजिडेंस, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, और वहाँ पे जो एक ठाकुर क्लिनिक है, इनफैक्ट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ से इवैक्यूएशन किया गया, क्योंकि जो लैंडस्लाइड है वो काफी गंभीर थी। और परिस्थिति क्योंकि बारिश लगातार जारी है, इसी वजह से लैंडस्लाइड की इंसिडेंट्स भी काफी सामने आ रहे हैं। तेजेंद्र जी, 21 जिले प्रभावित हैं, आपने बताया इस बाढ़ की चपेट में 21 जिले आ चुके हैं और कोरोना का ये समय चल रहा है, तो ऐसे में एनडीआरएफ की टीमों को, प्रशासन को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, क्योंकि अभी जो कोरोना की वजह से काफी दिक्कत है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और क्योंकि जो रिलीफ कैंप्स है वहाँ पे भी ये सब कुछ ज्यादा ही दिक्कत है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, जो सैनिटाइजेशन की ये है, लेकिन फिर भी जो असम गवर्नमेंट है और जो सुरक्षा कर्मी है वो यही कोशिश में है कि जो ये परिस्थिति है इससे निपट पा सके, क्योंकि बाढ़ तो है, क्योंकि बाढ़ अभी भी, क्योंकि फिलहाल जो है बाढ़ कमने की तादाद पे नहीं है, ज्यादा से ज्यादा खराबी होगा, क्योंकि बारिश लगातार जारी है। तो लोगों को ये ज्यादा अपने आप को भी सुरक्षित रखने के लिए खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे और अपनी सुरक्षा खुद ही बनाए रखे। एनडीआरएफ की टीम्स कहां-कहां तैनात की गई हैं और किस तरह से वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं? जी, एनडीआरएफ टीम जगहों में कल जो 24 घंटों में 8 बोट्स डिप्लॉय किए गए थे, और जहां से करीब 260 लोगों को इवैक्यूएट किए थे कल। और स्पेशली जो ज्यादा प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है वो धेमाजी एंड बोंगाईगांव है, वहां से करीब ये लोग इवैक्यूएट किए गए हैं और सुरक्षित जगहों में लेके आए हैं। और स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट्स है, दौरोंग, उदालगुरी, फिर नलबारी, यहाँ पे ज्यादा अभी प्रभावित है, क्योंकि जो फ्लड है, और तिनसुकिया जो अपर असम में है, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़, इन जगहों में ज्यादा भी बाढ़ की परिस्थिति काफी गंभीर है। जी मृदुस्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो असम में 21 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। इन सवालों में कांग्रेस की चीन से करीबियों पर सवाल उठाए गए हैं, तो दूसरी ओर राजीव गांधी फाउंडेशन पर पैसों का हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है। That countries like China has donated through Chinese embassy to Rajiv Gandhi Foundation from 2005 to 2009. It is a continuous flow of money from Rajiv Gandhi Foundation, from Communist Party of China, from the Chinese government through Chinese embassy. What conspired between Rajiv Gandhi Foundation and the government of Chinese embassy, government of China?
What was the need to be in a hurry to come to engage in RCEP? Number one. Number two, the question is that parallelly, how the India's trade deficit gained, and from $1.1 billion, it reached to $36.2 billion US dollars. This is what we have to understand. क्या ये quid pro quo तो नहीं था? What is the exact relationship between Indian National Congress and the Communist Party of China? What is the MOU? What is the unsigned MOU and what is the signed MOU? What is the tacit understanding between Congress Party and the Communist Party of China? The country wants to know. And country wants to know the details of the MOU, signed and unsigned. What was the role of Rajiv Gandhi Foundation with the friendly contact of China Association of Indian Internationally Friendly? And what was the relationship between Central Military Commission of China, which was trying to infiltrate and influence the policymakers of our country and trying to influence their voices? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं. आखिर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किन तथ्यों के आधार पर कांग्रेस पार्टी पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं, आइए ये भी जान लेते हैं. The country would like to know कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा करने के लिए है, जो लोगों के हार्ड अर्न मनी है, जो लोगों की राहत पहुंचाने के लिए है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, उसमें से 2005 से लेकर 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? राजीव गांधी फाउंडेशन took hefty donations from major Indian corporates और लोगों के लिए गरीबी का नारा लगाते रहे. The rhetoric was about poor people. गरीबी के बारे में बोलते रहे, लेकिन कॉर्पोरेट्स के साथ बड़े डोनेशंस लिए गए और बड़े डोनेशंस के जगह पर हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और यह था क्विड प्रो को. इसको कहते हैं क्विड प्रो को. एक तरफ से पैसे लिए गए और उसी माध्यम से उनके इन्फ्लुएंस से हेफ्टी डोनेशंस भी लिए गए और हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए गए. रामेश्वर ठाकुर his company was the auditor of PM National Relief Fund for decades together. Country wants to know कि ऐसे लोगों को इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट देकर के क्या सरकार करना चाह रही थी? राजीव गांधी फाउंडेशन को जवाहर भवन के नाम पर वह जमीन करोड़ों की परपेचुअल लीज पर कैसे दी गई? Why was it given and why was it selected only to be given at such a costly place on a perpetual lease? यह भी देश जानना चाहता है. Rajiv Gandhi Foundation not only took money and there were scams, but it also gave donations, dodgy donations. पैसा तो लिया ही लिया, देने का भी काम किया और वो देने का काम डॉजी तरीके से किया गया. I would like to know कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने कैसे डोनेट किया राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को, जो कंट्रोल्ड होती है बाय फैमिली, परिवार के द्वारा चलती है. कि मोहिल चौकसी से आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया और आपने मोहिल चौकसी को लोन क्यों दिया, और यह सब करने के बाद बदनाम करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हो. देश जानना चाहता है कि मोहिल चौकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन का क्या संबंध है और आपने उसको लोन देने में किस किस प्रकार से मदद की है, यह देश जानना चाहता है. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए. यहां उन्होंने जानकारी दी कि सभी ई संसाधनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के मकसद से ये कोशिशें की जा रही हैं और इस कोशिश में भारत सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम शुरू करने जा रही है. सभी ऑनलाइन संसाधनों को एक और मजबूती
प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री ई विद्या के तहत वन नेशन वन प्लेटफॉर्म और वन क्लास वन चैनल अवधारणा के तहत सभी छात्रों एवं दिव्यांगजनों का ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का सुनिश्चितता की जा रही है। सीबीआई ने राजस्थान के बहुचर्चित गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर को सही करार देते हुए कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। अपनी जांच में सीबीआई ने कहा कि कमांडो सोहन सिंह को आनंदपाल के हथियार से चली गोली लगी थी। एनकाउंटर में पुलिस को क्लीन चिट देने के साथ ही सीबीआई ने आनंदपाल की मौत के बाद उसके गांव सांवराद में आयोजित शोक सभा के पश्चात भड़के उपद्रव के मामले में 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। सीबीआई ने 3 साल पुराने इस मामले की जांच पूरी करते हुए आनंदपाल सिंह की बेटी चरणजीत कंवर उर्फ चीनू, लोकेंद्र सिंह कालवी, सुखदेव सिंह गोगामेडी समेत 24 लोगों को आरोपी माना है। उन पर दंगा भड़काने, तत्कालीन नागौर एसपी और महिला आईपीएस पर जानलेवा हमला करने, पुलिस वाहनों को जलाने का आरोपी माना गया है। सीबीआई ने कहा है कि ये हमारी जांच का नतीजा है, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट करेगा। और आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल आनंदपाल सिंह चूरू जिले के मालसर गांव में 24 जून 2017 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उसके परिवार के सदस्यों ने मुठभेड़ की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि वो समर्पण करना चाहता था, फिर भी उसे मार दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उसे कई बार समर्पण करने को कहा गया, लेकिन उसने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। राजस्थान के राजपूत समुदाय ने उनके मारे जाने पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन व सड़क को जाम कर दिया था। एनकाउंटर के बाद आनंदपाल के गांव सांवराद में सभा के दौरान उपद्रव भी हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की शनिवार को 17वीं बैठक हुई। मंत्री समूह को देश में कोविड-19 के मामलों की वर्तमान स्थिति, रिकवरी और मृत्यु दर, मामले दोगुना होने की दर और विभिन्न राज्यों में जांच की सुविधा के विस्तार और स्वास्थ्य देखभाल ढांचे की मजबूती से अवगत कराया गया। कोविड-19 के बारे में शिकायतकर्ताओं के निर्धारित समाधान को 60 दिन से कम कर 3 दिन कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए संशोधन क्लिनिक मैनेजमेंट जारी किया है। इसके अलावा डेक्सामेथासोन दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। वहीं एक संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी वाली 15 केंद्रीय दल को राज्यों में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है। एक विशेष केंद्रीय टीम संयुक्त सचिव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगुवाई में महाराष्ट्र के दौरे पर रही। शुक्रवार को इस टीम ने अहमदाबाद का दौरा किया था। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक अमेरिका में इस वायरस से संक्रमित होकर मरने वाले लोगों की संख्या भी 1,25,000 से अधिक हो चुकी है। फ्लोरिडा, एरिजोना समेत कई प्रांतों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में बढ़त देखी जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर लॉकडाउन जैसे नियमों को दोबारा लागू किया जा रहा है। बायर्न म्यूनिख ने बीएफएल वोल्फ्सबर्ग को 4-0 से हराकर बुंदेसलीगा की ट्रॉफी को उठाने का गौरव हासिल किया है। यह मुकाबला वोल्फ्सबर्ग के वॉक्सवैगन एरिना के खाली स्टेडियम में खेला गया। मैच में बायर्न की टीम शुरुआत से ही काफी आक्रामक नजर आई और टीम ने पहले हाफ के चौथे और 37वें मिनट में किंग्सले कोमैन और माइकल क्यूसेस के गोल की मदद से 2-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद खेल के दूसरे हाफ में भी बायर्न ने शानदार खेल दिखाया और अपने स्टार खिलाड़ियों रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और थॉमस मुलर के गोल की बदौलत अपनी बढ़त को 4-0 कर दिया, जो अंत तक कायम रही। इस तरह से कोरोना महामारी के चलते दोबारा शुरू हुई बुंदेसलीगा यूरोप की पहली सॉकर लीग हो गई है, जिसने अपना सीजन पूरा कर लिया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।